हाँ जी। सो ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके फाइनल ईयर, आज मैंने अपना लेक्चर जो था वो रिप्लेस किया था, ठीक है, मैडम रुबीना के साथ। उनका सुबह लेक्चर था, ठीक है, तो उनके साथ मैंने रिप्लेस किया था। सो मेरा लेक्चर रिप्लेस हुआ था, अभी मैं अपना लेक्चर लूँगा, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लास्ट लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है। आज हम न्यू यूनिट बल्कि यूनिट 1 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एफ टॉपिक है एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर जो है वो एंड ऑफ लाइफ केयर जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे जी। ये मेरा अपना नहीं है, मेरा एक्सचेंज हुआ था लेक्चर। ये मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में मैंने किसी और का लिया, अब भी यही का ले रहा हूं। ओके, नेम एंटर नहीं, अभी आप लोगों की नेम एंटर नहीं हुई, ठीक है। वो जैसे मैं एंटर कर लूंगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं कर लूंगा ना, मैं आप लोग को जो है वो कर लूंगा, ठीक है। इस एलएमएस पे जैसे मैं एंटर करूंगा आपके नाम, मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर लूंगा, ठीक है। सो ओके, अब एंड ऑफ लाइफ केयर है, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है? एंड ऑफ लाइफ केयर जो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर जो ये टेक्नोलॉजी में हम जो है थोड़ा एडवांस चले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इम्प्रूव एबिलिटी टू केयर फॉर द क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है। इसमें हम वो एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। केयर की एबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं हम, क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जो है इसमें केयर देते हैं। मे बी यूज अप्रोप्रिएटली व्हेन अ पेशेंट हैज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर हम कब यूज करते हैं? एंड ऑफ लाइफ केयर हम यूज करते हैं जब पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा पुअर हो। जब पेशेंट का प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो, तब भी हम क्या करते हैं? तब जो है वो हम अप्रोप्रिएटली जो है वो ये कहते थे, ये उन पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट का प्रोग्नोसिस पुअर होता है, इसका मतलब है पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो रही है, पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो रही है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। अब जो इनकी बची बाकी ज़िंदगी है ना, उसको हमने बेहतर बनाना है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो इनकी लाइफ से जो इनकी लाइफ में जो दुख के जो पेन है, उन चीज़ों को जो वो रिलीव करना है, उन चीज़ों को ट्रीट करना है, ठीक है। इनकी जो बेसिक डायग्नोसिस या जो बेसिक डिजीज प्रोसेस है उसको हम ट्रीट नहीं करते, ठीक है। बल्कि इनकी लाइफ को जो इनकी बची कुची ज़िंदगी है उनको हम बेहतर बनाने के लिए जो है उनको केयर देते हैं, ठीक है। सो डेथ,
क्रिटिकल एरियाज में आप लोगों ने सुना होगा, एक तो क्रिटिकल एरिया जब भी हम बात करते हैं ना आईसीयूज सीसीयूज की, माइंड क्लिक करता है एक चीज़ को कि अब कंडीशन जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। ठीक है, अब कंडीशन जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। ठीक है, मोस्टली जब भी पे आप कोई खुदा न खास्ता आपको कोई कहता है कि फलाना बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल आईसीयू शिफ्ट हो गया, जब आईसीयू की बात आती है ना जहाँ पे, वहाँ पे हमारा माइंड क्लिक करता है कि अब पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम जो उस टाइम पे जो, क्योंकि अब एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एग्रेसिव सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्रिटिकल एरिया में मुख्तलिफ इश्यूज आती हैं, जिस तरह विथ होल्डिंग और विदड्रॉइंग का एक इशू आ रहा है। ठीक है, मेडिसिन जो है वो विथ होल्ड करनी है या विदड्रॉ करनी है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी है, इस पर हमारे काफ़ी डिस्कशन भी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, आप उसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, उनको आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हो। अब उनकी फैमिली वाले कह देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैमिली वाले कह देते हैं कि या हमारे पास हमें कोई इशू है, ठीक है, फाइनेंशियल इशू है या कोई भी इशू है, ठीक है, जिस इशू की वजह से जो वो कह रहे हैं कि आप जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हो ये रोक लो। ठीक है, या आपके पास पेशेंट आता है ना, हम कहते हैं कभी कभार आप लोगों ने फाइल्स के ऊपर देखा होगा कि कुछ फाइल्स के ऊपर लिखा होता है DNV या DNR, या हम कहते हैं ना कि पेशेंट फुल कोड है, पेशेंट का कोड स्टेटस क्या है, तो कोई कहता है फुल कोड है, कोई कहता है DNV या DNR है। मतलब क्या होता है इसका? फुल कोड का मतलब होता है कि आप इसे बचाने के लिए, इस पेशेंट को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, मतलब आप फुल एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, उसका CPR कर सकते हो, उसको एंटीबेट कर सकते हो, उसको आप वेंटिलेटर के ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फुल कोड के अंदर होती हैं। अब कुछ होता है DNV पेशेंट, डू नॉट वेंटिलेट पेशेंट। ठीक है, आपने पेशेंट को वेंटिलेट नहीं करना, कभी कभार हम फैमिली जो है वो कह देती है या पेशेंट खुद भी कह देता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती है ना, वो लोग कह देते हैं कि यार अगर हमारी कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई तो आपने जो है वो हमें मशीनों के ऊपर नहीं डालना। कुछ लोग ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं मशीनों के ऊपर नहीं डालना, क्योंकि उन लोगों को इतना पता नहीं होता कि असल की जो मशीनें या जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो असल में है क्या, लेकिन वो आपको ये बता देती है। ठीक है, तो उनकी विश का रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, हम क्या करते हैं फिर उन्हें जो है वो फिर DNV या DNR स्टेटस में डाल देते हैं। अब DNV का मतलब है डू नॉट वेंटिलेट, और DNR का मतलब है डू नॉट रिसिसिटेट। आप बिल्कुल रिसिसिटेट नहीं करना पेशेंट को, आपने CPR नहीं करना, ठीक है, आपने जो पेशेंट को इंटूबेट नहीं करना, ठीक है, आपने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर नहीं डालना, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो दो चीज़ें आती है, एक तो विथहोल्ड करना, एक विथड्रॉ करना है। ठीक है, विथहोल्डिंग क्या है कि आपने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करना, इनिशिएट ही नहीं करना, ठीक है, और विथड्रॉइंग क्या है, दूसरा क्या है कि आपने जो है वो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, आपके पास फैमिली आती है, ठीक है, वो आपको कह देती है, ठीक है, कि अब जो है वो पेशेंट की कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रोग्नोसिस उनका अच्छा नहीं है, ठीक है, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो इस ट्रीटमेंट को जो है वो आप रोक लो। ठीक है, वो डिसीजन कौन लेता है? वो डिसीजन जो है या तो पेशेंट खुद लेता है, और अगर इस कंडीशन पे चले जाते हैं जहाँ पे विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग की बात आती है, तो ये डिसीजन जो है वो फिर सरोगेट्स देते हैं। ठीक है, जो लिविंग विल वाले पेशेंट है, जिनके पास राइट्स होती है कि वो पेशेंट के हिसाब से या पेशेंट के लिए जो है वो डिसीजन ले सके, ठीक है, तो वो लोग फिर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन नॉट बेस्ड ऑन द मेडिकल प्रोग्नोसिस, ये कभी कभार जो है ये मेडिकल प्रोग्नोसिस की बेस पे नहीं भी होता, ठीक है, डेथ्स की बात हो रही है अब। Outcome of decision of a not understood highly stressful environment, nurse role to explain the choices of to patient and family। ठीक है, जब भी डेथ का कोई सिचुएशन हो ना, उधर काफ़ी सारी इश्यूज आते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट का इशू आता है, डिसीजन मेकिंग का इशू आता है। ठीक है, अब जो सरोगेट ने डिसीजन लेना है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों को बेस बे लेना है, ठीक है, उसने मेडिकल प्रोग्नोसिस को देखना है। ठीक है, अब सरोगेट को पता तो नहीं है ना कि मेडिकल प्रोग्नोसिस क्या है, पेशेंट की कंडीशन इस वक्त क्या जा रही है, वो तो आपको पता है ना, आपने सिर्फ उसे बताना है, ठीक है, उसे इन्फॉर्म करना है। अब उसे जो बाकी आगे जो हो रही है, जो चीज़ आप समझ रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हो, वो उन्हें तो नहीं पता। ठीक है, उन्हें वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उस डिसीजन का आउटकम क्या आएगा वो अक्सर उन्हें पता नहीं होता। ठीक है, इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, आप लोग खुद जो है वो एज्यूम कर लो कि किसी का खुदा न खास्ता कोई फैमिली मेम्बर जो है वो इस हालत में हो और आपको डिसीजन लेना पड़े, तो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, तो इस यहाँ पे हमारा क्या रोल बनता है, यहाँ पे एज अ नर्स, एज अ स्टाफ, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपका क्या रोल बनता है? यहाँ पे आपका रोल बनता है कि आप पेशेंट्स को और उसकी उनकी फैमिली को आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो।
आप मेडिकल प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करो, उसकी नेगेटिविटी एक्सप्लेन करो, उसकी पॉजिटिविटी एक्सप्लेन करो, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या आएंगे, उन जो वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उन डिसीजन की पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने क्या करनी है, उन्हें चॉइसेस जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है। एक टर्म यूज होता है मेडिकल फ्यूटिलिटी। आप लोगों ने शायद ड्यूटी के दौरान देखा होगा कि जब हम ड्यूटी करते हैं ना, हम अक्सर अपनी सीनियर से पूछते थे इस पेशेंट का क्या है, जो इतने दिनों से जो है ये आईसीयू में, या इतने दिनों से जो है ये सीसीयू में, जो भी है। तो मेडिकल फ्यूटिलिटी वो हमें बताते हैं ये पेशेंट जो है वो अब ना मेडिकल फ्यूटिलिटी की तरफ चला गया है। अब मेडिकल फ्यूटिलिटी क्या है? मेडिकल फ्यूटिलिटी वो सिचुएशन है ना जिसमें जो आप थेरेपी दे रहे हो या जो आप इंट्रावीनस इंटरवेंशंस दे रहे हो, आपकी वो इंटरवेंशंस जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो बस सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर उसकी रीडिंग्स आ रही है, ठीक है, उसके हार्ट की रीडिंग आ रही है, बस उसको मॉनिटर के ऊपर आपको इतनी रीडिंग्स मिल रही है कि पेशेंट जो है वो क्या है, वो जिंदा है। बाकी आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप जो इंटरवेंशंस कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की तरफ पेशेंट नहीं जाता। जो आपने अपनी केयर के लिए जो गोल सेट किए है वो गोल जो है ना वो तब फिर अटेनेबल नहीं रहते, वो गोल आप अटेन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है वो फिर मेडिकल फ्यूटिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो पेशेंट को और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पॉजिटिवली उस ट्रीटमेंट को, इसे हम कहते हैं मेडिकल फ्यूटिलिटी, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर जो है ये एक हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस का, पेशेंट केयर का एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। पेलिएटिव केयर हम बात करते हैं ना, पेलिएटिव केयर की, एंड ऑफ लाइफ केयर की, हॉस्पाइस केयर की। तो हॉस्पाइस केयर और पेलिएटिव में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हॉस्पाइस केयर हम देते हैं जो मोस्टली ओल्ड एज होम्स होते हैं हमारी, ठीक है। दोनों चीज़ें जो ये पेलिएटिव केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, हॉस्पाइस केयर, ये तीनों चीज़ें जो है वो कभी कभार जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती है, क्योंकि इस एज के ऊपर या इस स्टेज के ऊपर जो है वो आप उनकी जो डायग्नोज है या उनका जो डिजीज प्रोसेस है उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते। आप इसमें कोशिश करते हो कि उनकी जो बाकी मानदा ज़िंदगी है वो आप बेटर बना लो, वो मेमोरेबल बना लो आप, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा क्या होता है कि जो प्रोसेस है हमारा, केयर प्रोसेस है हमारा, जो केयर का हमारा स्ट्रक्चर है, मेडिकल फ्यूटिलिटी हो जाए तो क्या करते हैं फिर सर, ठीक है। एक बच्ची का क्वेश्चन है कि अगर मेडिकल फ्यूटिलिटी हो जाए तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो कोई एथिकल डिसीजन मेकिंग या एथिकल बोर्ड नहीं होता। बाहर मुल्कों में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है, वो चीज़ें वो दिखाते हैं जो उनके पास है। उधर वो चीज़ें होती है कि उनके हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक एथिकल बोर्ड होता है जो कि एथिकल डिसीजंस लेता है हर पेशेंट के बारे में, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, उसका कंप्लीट केस इधर भी हम कर लेते हैं, इधर हम खुद ही कर लेते हैं, हमारा कोई बोर्ड नहीं होता, हमारी कोई कमेटी नहीं होती, ठीक है। इधर हमारा जो प्राइमरी फिजिशियन होता है, प्राइमरी फिजिशियन जो जिसकी केयर के अंडर पेशेंट होता है उसे प्राइमरी फिजिशियन कहते हैं। प्राइमरी फिजिशियन क्या करते हैं, प्राइमरी फिजिशियन जो है वो उसका कंप्लीट केयर और कंप्लीट सिचुएशन जो है वो फैमिली के साथ डिस्कस कर लेता है कि अब पेशेंट जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमने सिर्फ इसे मशीनों के ऊपर रखा है, या हमने सिर्फ मेडिसिन के ऊपर रखा है, या हमने सिर्फ वेंट के ऊपर रखा है। अगर हम इसे जो है वो वेंट से उतारते हैं या हम इन मेडिसिन से उतारते हैं तो इस पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके ये जितना ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं ना वो हम अब इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो वो चीज़ें जो है वो हम फिर क्या कर लेते हैं, वो चीज़ें हम फिर डिस्कस कर लेते हैं फैमिली के साथ, ठीक है। तो वो फिर उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, विथ होल्ड करना है, विथड्रॉ करना है, या जो भी करना है वो फिर उसी के ऊपर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा स्ट्रक्चर है केयर का, एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर एक जो हमारा स्ट्रक्चर है केयर का, जो हमारा प्रोसेस है केयर का कि हमने इस पेशेंट को किस तरह केयर देने। दूसरा जो है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है केयर का, ठीक है। एक तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये चीज़ें मैंने करनी है, इस तरह मैंने प्रोसेस करना है, ये मैंने केयर देना है। एक हमारा फिजिकल एक्सपेक्ट है केयर का, जो हम फिजिकली जाके केयर दे रहे हैं, ठीक है, उनको जो हम केयर दे रही हैं।
साइकोलॉजिकल केयर है, साइकेट्रिक केयर है, एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट है केयर का। तो एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, स्ट्रक्चरल ख्याल रखना है कि आपने किस प्रोसेस में केयर देना है उसे, किन किन प्रोसेस से पेशेंट्स ने गुजरना है आपकी केयर के दौरान। उसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, फिजिकली वो उस केयर को टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो आप केयर दे रहे हो। आया ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है ना, आपने ये देखना है कि आया ऐसा तो नहीं है कि मैं इसे केयर के साथ साथ जो उसे केयर से ज़्यादा मैं तकलीफ दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के ऊपर जो है ना, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन झेलनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को जो वो सब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, लेकिन सर उस दिन तो हमने डिस्कस किया था कि ये रिलीजियस और रिकॉर्डिंग दोनों, ठीक है। एक बच्ची कह रही है कि उस दिन हमने डिस्कस किया था कि ये रिलीजियसली और लॉ दोनों जो है वो अलाउ नहीं करता। वो हम बात कर रहे थे असिस्टेड सुसाइड की, वो हम बात कर रहे थे इतनीजिया की। इतनीजिया क्या है, असिस्टेड सुसाइड है। आपने असिस्टेड सुसाइड नहीं करना, ठीक है। आपने पेशेंट को जानबूझ के नहीं छोड़ना। असिस्टेड सुसाइड में क्या है, असिस्टेड सुसाइड में ये कि पेशेंट कहता है कि, या पेशेंट खुद कहता है या उसकी फैमिली कहती है कि मैंने 4 टाइप्स बताए थे, ठीक है, एक्टिव पैसिव 4 टाइप्स बताए थे मैंने। असिस्टेड सुसाइड में ये होता है कि पेशेंट आपको कहता है कि मुझे जो है वो मेरे मरने में हेल्प करो, जो मुझे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। वो 2 तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में ये होता है कि वो खुद क्या कहता है, वो खुद कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा लो, वो आपको रिक्वेस्ट कर देता है कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा लो कि मेरी डेथ हो जाए। तो वो तो आप कातिल बन गए, वो तो चीज़ ही गलत है सरासर। वो तो रिलीजन जो है वो आपको अलाउ करता है ना, लॉ अलाउ करता है आपको, तो एक अलग चीज़ है। एक होता है पैसिव, पैसिव यूथनेसिया होती है। पैसिव यूथनेसिया क्या है, पैसिव यूथनेसिया ये है कि पेशेंट आपको कहता है कि मुझे एक्टिवली कोई इंजेक्शन ना दो मरने के लिए, ठीक है, लेकिन जो आप मुझे ट्रीट कर रहे हो ना, जो आप मुझे एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये मुझे ना दो, ये रोक दो, ताकि जो है वो मैं मर जाऊं, ठीक है। तो आप उसको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हो कि देखो ये जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आपकी हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। मेडिकल फ्यूटिलिटी की जहाँ पे बात है ना, मेडिकल फ्यूटिलिटी उन चीज़ों के ऊपर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पेशेंट्स देखे होंगे कि जिनकी ब्रेन डेथ हुई हो चुकी होती है, ठीक है, ब्रेन डेथ हो चुकी होती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती, और ब्रेन टिश्यूज़ जो है वो इरिवर्सिबल टिश्यूज़ है, ठीक है। उनकी एक दफ़ा डेथ हो जाए वो बात ख़त्म हो गई है। पूरी ज़िंदगी अगर आप इस पेशेंट को रखोगे ना, तो इसकी सिर्फ हार्ट एक्टिविटी चल रही है, सिर्फ इसका पल्स आपको फील होगा, इसका ब्लड प्रेशर आपको फील होगा, बाकी ये पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई मूव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो मेडिकल फ्यूटिलिटी की जहाँ पे बात आती है वो इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर आती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कह रहे हो ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं ना, ये प्लाना बंदा प्लानी ड्रग के साथ है, या ड्रग को जो है वो रेजिस्टेंट हो गया, वो मेडिकल फ्यूटिलिटी नहीं है। वो एक स्पेसिफिक ड्रग को रेजिस्टेंट शो कर रहा है, वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो रेजिस्टेंट शो कर रहा है, ठीक है। वो मेडिकल फ्यूटिलिटी के अंदर नहीं आएगा। वो आपने ड्रग चेंज कर देना है, वो बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, उसकी सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। तो वो एक अलग बात है, ड्रग सेंसिटिविटी या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सेंसिटिविटी या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट जो है वो अलग बात है। मेडिकल फ्यूटिलिटी का ये मतलब है कि आप अपना ऑल जितना भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है ना, जितने भी पॉसिबल इंटरवेंशन आप दे रहे हो, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट पड़ा हुआ है, पेशेंट जो है वो उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, आपको पता है कि ये पेशेंट इरिवर्सिबल कंडीशन में है, और आप टीडीएस में रोज जो है वो टीडीएस में उसे जो है वो 1000 ml नॉर्मल सलाइन दे रहे हो, ठीक है। साथ साथ जो है वो आप टीडीएस में जो है वो बीडी में जो है वो एंटीबायोटिक दे रहे हो, 1 ग्राम एंटीबायोटिक दे रहे हो, ठीक है। साथ में जो है आप एंटीएमेटिक दे रहे हो, साथ में पेन किलर्स दे रहे हो, आईवी आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हो उसे, और आपको पता है कि पेशेंट के ब्रेन डेथ हो चुका है, इसने आप रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो ये मेडिकल फ्यूटिलिटी है कि पेशेंट की अब वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल 0% इम्कान आते हैं। आपको पता है कि ये जो रीडिंग्स आ रही है मॉनिटर के ऊपर, ये जो मुझे पल्स शो हो रही है, ये जो मुझे ब्लड प्रेशर शो हो रहा है, ठीक है, जो मुझे टेम्परेचर वगैरह शो हो रहा है, ये जो मैं मेडिसिन लगा रहा हूँ, इस मेडिसिन का असर है, ठीक है।
तो ये आप क्या कर लेते हो, ये आप फिर डिसीजन ले लेते हो, आप फैमिली को बता देते हो, उनके ऊपर चॉइस छोड़ देते हो कि आपका पेशेंट जो है वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कभी कभार हमारी फैमिलीज में भी इस तरह हुआ हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, जब आप डॉक्टर के पास एक पेशेंट को लेके जाते हो, वो आपको क्या कह देते हैं कि अब जो है वो उसकी वो जो है वो अब हम कोई भी ट्रीटमेंट दे दे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो इससे बेहतर है कि आप इन्हें घर में रखो, ठीक है, इनके लिए दुआ करो। उसी कंडीशन के अंदर जो है वो मेडिकल फ्यूटिलिटी आती है, ठीक है। जब आपको फिजिशियन कह देता है कि अब ये पेशेंट जो है ये प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी हुई, आपने अब सिर्फ क्या करना है जाके, तो ये जो है ये अलाउ है, क्योंकि ये आप खुद नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है। एग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब है लास्ट जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट ये जो हम देखते हैं ना जब हम सीपीआर कर रहे हैं, ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। सीपीआर कर रही हो, बार बार ड्रग्स लगा रही हो, ठीक है, आईसीयूज और सीसीयूज में या जो इमरजेंसी कंडीशन में जो मोस्टली हम ट्रीटमेंट दे रही है, ठीक है, जो ट्रियाज कंडीशन में हम ट्रीटमेंट, वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट होती है। ओके, तो सर जो कोई रेयर केसेस होते हैं कि इतनी ईयर्स के बाद होश आया पेशेंट को, वो अलग चीज़ है। वो जो होश आया ना, वो पेशेंट कोमा में होता है। कोमा में पेशेंट का होना अलग बात है, पेशेंट का ब्रेन डेथ होना अलग बात है। कोमा में जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी ब्रेन एक्टिविटी हो रही होती है, उनकी ब्रेन एक्टिविटी शोर हो रही है, उनकी उनका ब्रेन डेथ नहीं हो चुका होता। कोमा में जो पेशेंट होते हैं ना, उनका ब्रेन जो है वो लाइव होता है, ब्रेन डेथ नहीं होती उनकी, ठीक है। सो आप फिर क्या करते हो, फिर आप पेशेंट को इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक जो जो हम बात कर रहे थे ना कि जो अलाउ नहीं है, वो सुसाइड अलाउ नहीं है, वो सुसाइड है, उस पर आप कातिल बनते हो। आपको पता है कि अगर मैं कर लूँ तो चांसेस है पेशेंट की, वो आप कह रहे हो कि अगर मैं इसको ये ट्रीटमेंट दे दूँ तो चांसेस है पेशेंट की ठीक हो जाएगा। आपके पास एक होप होता है, आपको सामने कुछ नज़र आ रहा होता है, आपको एक होप नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि आप ये पेशेंट इस पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, वो कह रही है क्लियर। अगर अभी भी क्लियर नहीं है कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी बच्चे बच्चे अगर आपको क्लियर नहीं है ना, आप पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर आपने हर एक पर्सपेक्टिव को देखना है, आपने होलिस्टिक केयर देना है, ठीक है, आपने उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, उसके सोशल एस्पेक्ट को, उसकी स्पिरिचुअल रिलीजियस एस्पेक्ट को, कल्चरल को, ठीक है, हर चीज़ को आपने देखना है, ठीक है। ओके, सो अब अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट है। ग्लासर और स्ट्रॉस ने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया था, अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट। अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी। इन्होंने कहा कि जब पेशेंट लास्ट स्टेज पे होता है या पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो उसकी सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस है, वो 4 तरह की अवेयरनेस है। एक होता है क्लोज अवेयरनेस, दूसरा होता है सस्पेक्टेड अवेयरनेस, तीसरा है म्यूचुअल प्रिटेंस अवेयरनेस, और चौथा है ओपन अवेयरनेस। तो 4 तरह की चीज़ें हैं। ग्लासर और स्ट्रॉस ने एक मॉडल पेश किया था। इन्होंने कहा था कि जब पेशेंट जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में होती है ना, उसकी कंडीशन के बारे में जो अवेयरनेस होती है ना, वो 4 तरह की अवेयरनेस है। क्लोज अवेयरनेस क्या है? द पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ हिज और हर टर्मिनल स्टेज वेयर इज अदर आर अवेयर। क्लोज अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस है लेकिन क्लोज्ड है, पेशेंट के लिए क्लोज है। पेशेंट को अपनी स्टेज के बारे में नहीं पता, पेशेंट को ये नहीं पता कि मैं टर्मिनल स्टेज पे हूँ, लेकिन बाकी सबको पता है, बाकी उसकी पूरी फैमिली को पता है कि अब पेशेंट जो है वो टर्मिनल स्टेज पे है, लेकिन वो पेशेंट को नहीं बताते। वो पेशेंट के पास जाते हैं, उन्हें जो है वो दिलासा देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो जाओगे। दूसरा होता है सस्पेक्टेड अवेयरनेस। द पेशेंट सस्पेक्ट दैट अदर नो इन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट डिटेल अबाउट हिज और हर कंडीशन। पेशेंट को शक होता है कि मेरी कोई ऐसी बीमारी है जो कि टर्मिनल स्टेज बीमारी है, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो मुझे बता नहीं रही, वो छुपा रहे हैं। उसे ये शक होता है कि इन्हें पता है लेकिन ये लोग मुझे नहीं बता रहे। वो बार बार पूछता है उसके बारे में, अपने फैमिली मेम्बर से पूछते हैं, मुझे कोई ऐसी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता दे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप लोग मुझे बता दें डॉक्टर ने क्या कहा है आप लोगों को, आप लोग मुझे बता दें कि क्या इशू है मुझे। तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम सस्पेक्टेड अवेयरनेस कहते हैं।
एक आया क्लोज अवेयरनेस, सबको पता है, पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता। सस्पेक्टेड अवेयरनेस क्या है कि सबको पता है और पेशेंट को भी शक हुआ है कि बाकी सबको पता है लेकिन ये लोग मुझे नहीं बता रहे, वो कोशिश करता है कि मैं जान जाऊं इस कंडीशन को। थर्ड जो है वो है म्यूचुअल प्रिटेंस अवेयरनेस। पेशेंट को भी पता है, फैमिली को भी पता है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी पता है, सबको पता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सबको ये पता है कि पेशेंट जो है वो टर्मिनल स्टेज पे है, लेकिन सब जो है वो प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ और, कि हमें नहीं पता, या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि पेशेंट ठीक है। सबको पता है कि पेशेंट जो है वो टर्मिनल स्टेज पे, पेशेंट भी प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, उसकी फैमिली भी प्रिटेंड कर रही है कि ये ठीक हो जाएगा, और साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी कर रहे हैं कि ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो तीसरा जो है वो क्या है, वो म्यूचुअल प्रिटेंस अवेयरनेस है। अवेयरनेस सबको है लेकिन वो कुछ और प्रिटेंड कर रही है। लास्ट वन क्या है अब, ओपन अवेयरनेस। ओपन अवेयरनेस क्या है, द पेशेंट, फैमिली एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर अवेयर एंड द पेशेंट इज दैट द पेशेंट इज डाइंग एंड ओपनली एक्नॉलेज द रियलिटी। ओपन अवेयरनेस में सबको पता है, पेशेंट को भी पता है, फैमिली को भी पता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी पता है, और सब बता भी रहे हैं कि पेशेंट जो है वो एंड स्टेज पे वो एक्नॉलेज कर रहे हैं रियलिटी को, कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्या है, वो एंड स्टेज है। ठीक है, वो प्रिटेंड इसलिए करते हैं ना, पेशेंट क्यों ये क्वेश्चन अच्छा है कि पेशेंट क्यों प्रिटेंड करता है। वो हर एक बंदा जो है ना वो ये सोचता है, हर एक बंदा इसलिए प्रिटेंड कर रहा है ना कि अगर, कि दूसरा जो है वो उससे अफेक्ट ना हो। वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी कहते हैं ठीक है वो उसे पता है लेकिन आप उसके सामने ये बातें डिस्कस ना करें, उस तरह कहते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी आपके पास आते हैं ना, तो वो भी पेशेंट को कहते हैं हाँ ठीक है बस आप ठीक हो जाओगे, वो भी अवेयर है, ठीक है, लेकिन वो अदरवाइज प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ऐसे प्रिपेयर, वो ऐसे प्रिटेंड, वो ऐसे जो है वो आपको शो नहीं कर रहे कि आप जो है वो मरने वाले हो, कुछ और प्रिटेंड करते हैं। वो आप कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ जी, वो आपको आते, वो आपके पास आते हैं, वो आपके साथ जो है वो हंसी खुशी बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रिटेंड कुछ और कर ले, प्रिटेंड का मतलब ये वो आपके साथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल वे में बात करते हैं, ठीक है। इस तरह प्रिटेंड नहीं करते कि वो कहते हैं कि नहीं पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसे प्रिटेंड नहीं करते। प्रिटेंड का मतलब अदरवाइज प्रिटेंड करते हैं, वो ऐसे शो करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सो इस चीज़ की समझ आ गई। इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ केयर में या आईसीयूज़ में काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव इश्यूज आते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर केस वगैरह बन सकती है। जिस तरह डीएनआर ऑर्डर है, डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर, इस पर काफ़ी सारी इश्यूज हो सकती है, ठीक है। कभी कभार जो है वो डीएनआर साइन हो चुका होता है कि आपने पेशेंट को रिससिटेट नहीं करना, ठीक है, और कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो क्या कर लेते हैं, वो उसे जो है वो सीपीआर कर लेते हैं या कोई इंट्यूबेशन वगैरह का अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर केस वगैरह हो सकते हैं कि अगर हमने मना किया था तो आपने क्यों किया है, ठीक है। या फुल कोड दे देते हैं और लोग जो है वो सीपीआर वगैरह में जो है थोड़ा सा वो अगर हो जाता है तो उसके ऊपर भी लोग जो है वो केस कर लेते हैं, काफ़ी सारी झगड़ी वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा एडवांस डायरेक्टिव का इश्यूज आते हैं, ठीक है। पेशेंट जब एंड स्टेज पे जाता है तो वो खुद जो है वो डिसाइड करने का काबिल नहीं रहता, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा अपनी सेल्फ स्टेटस के बारे में, और हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो फुल ऑटोनॉमी है कि वो अपनी डिसीजन जो है वो खुद ले सके। इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, जब पेशेंट जो है वो खुद अनेबल होता है डिसाइड करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो लिविंग विल जो है वो साइन कर लेते हैं या एडवांस डायरेक्टिव दे देते हैं, जिसको हम पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। लिविंग विल जो है या तो वो अपना खुद जो है वो लिख लेती है, ठीक है, वो हमें बता देते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन में जो आपने ऐसे करना है, फिक्स चीज़ें बता देती है। एक को दे देते हैं एडवांस डायरेक्टिव, जिसको हम प्रॉक्सी डायरेक्टिव या ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। वो अपनी जगह जो है वो अपनी किसी फैमिली मेंबर को, किसी दोस्त को जो है वो अपनी जगह रख लेते हैं कि अगर
खुदा ना वास्ता मैं किसी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे मैं अपने डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले पाता, तो मेरी जगह जो है वो मेरी सारी डिसीजन जो है मेरे हेल्थ के बारे में प्लानी बंदे ने लेनी है, वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को, किसी दोस्त को जो है वो पॉइंट आउट कर लेता है। तो इसमें भी ये भी एक लेजिस्लेटिव इशू है। नेक्स्ट, इतनीसिया जिसको हम असिस्टेड सुसाइड कह देते हैं, उसकी इश्यूज आ सकती हैं। ठीक है, कि कभी कभार पेशेंट खुद कह देता है कि मुझे जो है वो कोई इंजेक्शन वगैरह लगा ताकि मैं जो है इस तकलीफ से बच जाऊँ और मैं मर जाऊँ। कभी कभार जो है वो कह देता है कि मुझे एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना दे, जो आप मुझे ट्रीट कर रहे हो ये ट्रीटमेंट मुझे ना दे, छोड़ दे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती है इस तरह। तो ये सारी वो इश्यूज़ हैं जो कि लेजिस्लेटिव इश्यूज़ है, इसके ऊपर जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर जो है वो केस वगैरह बन सकते हैं आपके ऊपर। सो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और जिसका जो क्वेश्चन हो वो आप लोग ड्रॉप कर लो, ठीक है।
यूथनेसिया मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि यूथनेसिया एक्सप्लेन कर। यूथनेसिया का मतलब है गुड डेथ या मर्सी डेथ, या हम असिस्टेड सुसाइड भी कहते हैं। जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि यूथनेसिया क्या है। यूथनेसिया वो इंटेंशनल किलिंग है, ठीक है। इंटेंशनल किलिंग है, आप जानबूझ के किसी को मरने देते हो, ठीक है। या जो आप उसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उस ट्रीटमेंट को रोक देते हो ताकि वो मर जाए, ठीक है। और या आप इंटेंशनली कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी चीज़ लगा लेते हो जिससे जो उसकी डेथ होती है, उसे यूथनेसिया कहते हैं, ठीक है। और यूथनेसिया का मतलब ये है कि वो पेशेंट आपको खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, आप सिर्फ उसका हेल्प करते हो। पेशेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जो है वो मरना है। शायद आप लोगों ने मूवी देखी होगी, आई थिंक गुजारिश है, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसमें वो बंदा क्या कहता है कि मुझे जो है वो कोई इंजेक्शन लगा ले कि मैं मर जाऊँ, ठीक है। तो ये जो पेशेंट खुद जो है वो रिक्वेस्ट करता है आपसे, ठीक है, कि मुझे कोई इंजेक्शन लगा ले कि मैं मर जाऊँ, या मुझे ट्रीटमेंट ना दे ताकि मैं मर जाऊँ, ठीक है। तो ये क्या, ये यूथनेसिया है। बिल्कुल, फैमिली को बताए बगैर भी होती है कभी, क्योंकि असल में यहाँ पे तो होता नहीं है, ठीक है, बाहर के मुल्कों में होता है, और वहाँ पे जो है वो ऑटोनॉमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन ऐसे केसेस के ऊपर जो है वो फिर कंप्लीट एक कमेटी बनती बैठती है, ठीक है। वो डिस्कस करती है, वो पेशेंट के साथ भी डिस्कस करती है, ठीक है। वो पेशेंट के साथ वो डिस्कस करते हैं, पेशेंट को जो है वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो है वो केयर की तरफ जो है वो ले आए, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो ले आए, ठीक है। क्योंकि वो अगर पेशेंट खुद कह रहा है तो इसका मतलब है, क्योंकि आप, और हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो ऑटोनॉमी है। हमने पेशेंट को ऑटोनॉमी देनी है, उनके उसके ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन इधर जो है वो एथिकल इश्यूज ये आते हैं, ठीक है। एक तो उधर आपने अपने उसके ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है, दूसरी तरफ जो है वो आपको कोई भी आपकी रूल्स रेगुलेशन जो है या आपकी पॉलिसी जो है वो आपको इस का इजाज़त नहीं देता, ठीक है। इस वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी को जो है वो किल कर सको, या किसी को जो है वो मरने में जो है वो मदद दे दो। वो मैं कर लूँगा नेक्स्ट, वो एमसीक्यूज वगैरह हम नेक्स्ट कर लेंगे एक्सप्लेन। वो ऐसे नहीं होता, उसके ऊपर फिर कमेटी बन बैठती है, उनसे जो है वो रिटर्न लेना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया और आपने कर दिया और बात ख़त्म। हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास एक चीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। वो कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इसलिए क्यों क्यों इतना जोर दिया गया है। वो कहते हैं कि इफ़ यू नॉट डॉक्यूमेंटेड इट्स मीन यू आर नॉट डन, ठीक है। वो आप, ठीक है, यहाँ पे ये बता दें। वो एक बच्ची कह रही है कि ये क्वेश्चन या एमसीक्यू जो है ये एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। विच अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट आकर व्हेन द पेशेंट फैमिली एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर अवेयर दैट द पेशेंट इज डाइंग एंड ओपनली एक्नॉलेज द रियलिटी। आप बता दें क्या है इसमें। पेशेंट को भी पता है, फैमिली को भी पता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी पता है, ठीक है। और वो ओपनली उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हैं। इसका आंसर क्या है? ये एमसीक्यूज देखो, इसका आंसर कर लो आप लोग। बिल्कुल डी है। अच्छा, आपने पूछना है, ठीक है, आप पूछ लें। पूछ लें। जी जी, पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। मुझे लगा आप इस एमसीक्यू की बात कर रहे हो कि ये एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दें। ये जो है इसका आंसर है ओपन प्रेटेंस, ओपन एक अवेयरनेस है ये, ठीक है। पूछो पूछो। Which of the following conditions require a higher P to be applied in recruiting collapsed alveoli? Acute respiratory distress syndrome, bronchiectasis, and emphysema.
ठीक है, इनमें से सबसे हायर पीप किस में चाहिए? एस्थमा है, ठीक है, एस्थमा में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम है, ब्रोंकिएक्टासिस है और एम्फिसीमा है। हम्म, ये एमसीक्यू में देख लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें कंडीशन जैसी दी गई है क्योंकि सारों सब में जो है वो अल्वेओलाई कोलैप्स होती है। सो ये एमसीक्यूज है या मुझे ग्रुप में शेयर कर दे, ठीक है, या मुझे पर्सनली अगर करना है तो पर्सनली मुझे कर दे, व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, मैं ये देख के आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपना लेक्चर एंड कर दिया। अल्लाह हाफिज़।